इजराइल और फिलिस्तीन के बीच शुरू हुआ विवाद जंग की ओर बढ़ रहा है। बुधवार दोपहर तक 40 घंटे के अंदर हमास, जिसे इजराइल आतंकवादी संगठन मानता है, इजराइल पर 1050 रॉकेट से ज्यादा रॉकेट छोड़ चुका है। इजराइल की आर्मी ने सोशल मीडिया पर ये जानकारी दी है। उन्होंने लिखा कि सेंट्रल और दक्षिणी इजराइल में लगातार रॉकेट दागे जा रहे हैं। बहुत हो गया, अब ये रुक जाना चाहिए। हमास ने तेल अवीव, एश्केलॉन और होलोन शहर पर सोमवार से लेकर बुधवार को रॉकेट फायर किए। इसमें से ज्यादातर रॉकेट इजराइल के मिसाइल डिफेंस सिस्टम आयरन डोम ने रोक लिए, लेकिन कई रॉकेट आबादी वाले इलाकों में गिरकर फट गए। इतना बड़ा अटैक इजराइल पर 7 साल बाद हुआ है। मंगलवार को फिलिस्तीन के हमास, जिसे इजराइल आतंकवादी संगठन मानता है, की तरफ से इजराइल की राजधानी तेल अवीव, एश्केलॉन और होलोन शहर को निशाना बनाया गया। सोमवार को भी हमास ने अपने कब्जे वाले इलाके गाजा पट्टी से इजराइल के यरूशलेम पर रॉकेट दागे। इसके जवाब में इजरायली एयरफोर्स ने हमास की कब्जे वाली गाजा पट्टी पर एयर स्ट्राइक कर यहां 13 मंजिला बिल्डिंग को निशाना बनाया। इस हमले में पूरी बिल्डिंग ढह गई। इजराइल का कहना है कि इस बिल्डिंग में हमास की पॉलिटिकल विंग का ऑफिस था। रविवार से अब तक इस संघर्ष में 38 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक भारतीय महिला भी शामिल है। केरल के इडुक्की जिले की 32 वर्षीय सौम्या संतोष हमास के मिसाइल अटैक में मारी गई। सौम्या एश्केलॉन शहर में 80 साल की एक बुजुर्ग महिला की देखभाल का काम करती थी। सौम्या पिछले 7 सालों से इजराइल में रह रही थी। उनका 9 साल का एक बेटा है जो पति के पास इडुक्की में रहता है। हमले के समय सौम्या अपने पति से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी। सौम्या जिस महिला की देखभाल करती थी, वह हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर बेनी गेट्स ने साफ कर दिया कि हमास को इन हमलों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नेतन्याहू ने कहा, सिर्फ एक बात समझ लीजिए, आतंकवादियों को इन हमलों की बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। रविवार से जारी संघर्ष में अब तक 38 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इसके पहले 2014 में इजराइल और हमास के बीच हिंसक संघर्ष हुआ था। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष की वजह सालों पुरानी है। 1948 में इजराइल की आजादी के बाद से ही अरब देश और इजराइल कई बार आमने सामने आ चुके हैं। फिलिस्तीन के प्रदर्शनकारी और इजरायली पुलिस के बीच आए दिन यरूशलेम और उसके आसपास के इलाकों में झड़पें होती रहती हैं। विवाद की हालिया वजह इजराइल द्वारा शेख जरा को खाली कराया जाना है। शेख जरा पूर्वी यरूशलेम का इलाका है, जहां से इजराइल फिलिस्तीनी परिवारों को निकालकर यहूदी लोगों को बसा रहा है। फिलिस्तीनी लोग इसी का विरोध कर रहे हैं। पिछला शुक्रवार रमजान महीने का आखिरी शुक्रवार था। इस वजह से यरूशलेम की मस्जिद अल अक्सा में काफी तादाद में मुस्लिम लोग नमाज अता करने इकट्ठे हुए थे। नमाज के बाद ये लोग शेख जरा को खाली कराए जाने के विरोध में प्रदर्शन करने लगे। ये विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया और इस दौरान इजरायली सेना और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प हुई। यरूशलेम के मुस्लिमों के पवित्र महीने रमजान के शुरू होने के बाद से ही इजरायली पुलिस और फिलिस्तीनियों के बीच झड़प की खबरें आ रही हैं। आम दिनों के मुकाबले रमजान में मस्जिद अल अक्सा में आने वाले मुस्लिमों की संख्या ज्यादा होती है। इजरायली पुलिस ने यरूशलेम शहर के दमास्कस गेट पर बैरिकेडिंग कर दी थी। मुस्लिमों का कहना था कि ये उनकी धार्मिक स्वतंत्रता को रोकने की कोशिश है। बढ़ते विरोध को देखते हुए पुलिस ने वहां से बैरिकेडिंग हटा तो दी, लेकिन माहौल बिगड़ने में ये भी एक प्रमुख वजह रही। विवाद की एक और वजह यरूशलेम डे को भी बताया जा रहा है। दरअसल यरूशलेम डे 1967 के अरब इजराइल युद्ध में इजराइल की जीत के जश्न के तौर पर मनाया जाता है। इजराइल ने इस युद्ध को 6 दिन में ही जीत लिया था और पूर्वी यरूशलेम पर कब्जा किया था। इस साल 10 मई को यरूशलेम डे मनाया गया। इस दिन इजरायली लोग यरूशलेम में मार्च करते हुए वेस्टर्न वॉल तक जाकर प्रार्थना करते हैं। वेस्टर्न वॉल को यहूदियों का एक पवित्र स्थल माना जाता है। इस मार्च के दौरान भी हिंसक झड़पें हुई। 10 मई को शेख जरा से 4 फिलिस्तीनी परिवारों को निकाले जाने के मामले में इजरायली सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। बढ़ते विवाद को देखते हुए इसे भी टाल दिया गया। यरूशलेम मुस्लिम, ईसाई और यहूदी तीनों धर्म मानने वाले लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। यहाँ अल अक्सा मस्जिद है। मुस्लिमों का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद मक्का से यहीं आए थे। इस मस्जिद के पास डोम ऑफ रॉक भी है। मुस्लिमों के अनुसार यहीं से पैगंबर मोहम्मद ने स्वर्ग की यात्रा की थी। मक्का और मदीना के बाद मुस्लिम इसे तीसरी सबसे पवित्र जगह मानते हैं। यरूशलेम में ईसाइयों का पवित्र द चर्च ऑफ द होली स्पक्लर भी है। दुनिया भर के ईसाइयों का मानना है कि ईसा मसीह को इसी जगह पर सूली पर चढ़ाया गया था और यही वह स्थान भी है जहाँ ईसा फिर से जीवित हुए थे। यरूशलेम में एक वेस्टर्न वॉल है। यहूदियों का कहना है कि यहाँ कभी उनका पवित्र मंदिर था और ये दीवार उसी की बची हुई निशानी है। यहीं पर यहूदियों की सबसे पवित्र जगह होली ऑफ होलीज है। यहूदी मानते हैं कि यहीं पर इब्राहिम ने अपने बेटे इसाक की कुर्बानी दी थी। यहूदियों का ये भी मानना है कि इसी जगह से विश्व का निर्माण हुआ था। यरूशलेम तीनों धर्मों के पवित्र स्थलों के साथ साथ विवाद की वजह भी है। 1967 के युद्ध में जीत के बाद इजराइल ने पूर्वी यरूशलेम पर भी कब्जा कर लिया। इसी के बाद से इजराइल इस पूरी जगह को अपनी राजधानी मानता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इजराइल की इस बात को नहीं मानता, जबकि फिलिस्तीनी लोगों का कहना है कि फिलिस्तीन के एक स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद ये उनकी राजधानी होगी।
फिलिस्तीन का कहना है इजराइल 1967 से पहले की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक वापस लौट जाए और वेस्ट बैंक तथा गाजा पट्टी में स्वतंत्र फिलिस्तीन राष्ट्र की स्थापना हो। साथ ही इजराइल पूर्वी यरूशलेम से अपना दावा छोड़े क्योंकि फिलिस्तीन आजाद होने के बाद इसे अपनी राजधानी बनाना चाहता है। फिलिस्तीन की मांगों को इजराइल सिरे से नकारता आ रहा है। इजराइल यरूशलेम से अपना दावा छोड़ने को राजी नहीं है। उसका कहना है कि यरूशलेम हमारी राजधानी है और ये इजराइल का अभिन्न अंग है। वेस्ट बैंक इजराइल और जॉर्डन के बीच में है। इजराइल ने 1967 के युद्ध के बाद इसे अपने कब्जे में कर रखा है। इजराइल और फिलिस्तीन दोनों ही इस इलाके को अपना बताते हैं। गाजा पट्टी इजराइल और मिस्र के बीच में है। यहाँ फिलहाल हमास का कब्जा है। ये इजराइल विरोधी समूह है। सितंबर 2005 में इजराइल ने गाजा पट्टी से अपनी सेना को वापस बुला लिया था। 2007 में इजराइल ने इस इलाके पर कई प्रतिबंध लगा दिए थे। राजनीतिक और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण गोलन हाइट्स इलाका सीरिया का एक पठार है। 1967 के बाद से ही इस पर इजराइल का कब्जा है। इस इलाके के कब्जे के विवाद को लेकर कई बार शांति वार्ता की कोशिश हो चुकी है, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 1967 में पूर्वी यरूशलेम पर कब्जे के बाद से ही इजराइल यहाँ पैदा होने वाले यहूदी लोगों को इजरायली नागरिक मानता है, लेकिन इसी इलाके में पैदा हुए फिलिस्तीनी लोगों को कई शर्तों के साथ यहाँ रहने की अनुमति दी जाती है। इसमें एक शर्त ये भी है कि एक निश्चित अवधि से ज्यादा यरूशलेम से बाहर रहने पर उनसे ये हक छीन लिया जाएगा। इजराइल की इस नीति को कई ह्यूमन राइट्स ग्रुप भेदभाव वाली नीति बताते हैं, लेकिन इजराइल हमेशा से इन आरोपों को नकारता आया है। ये संघर्ष कम से कम 100 साल पहले से चला आ रहा है। फिलहाल जहां इजराइल है वहां कभी तुर्की का शासन था, जिसे ओटोमान साम्राज्य कहा जाता था। 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ। तुर्की ने इस विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के खिलाफ वाले देशों का साथ दिया। मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन भी शामिल था, लिहाजा तुर्की और ब्रिटेन आमने सामने आ गए। उस समय ब्रिटिश साम्राज्य अपने चरम पर था, जिसका नतीजा ये हुआ कि ब्रिटेन ने युद्ध जीता और ओटोमान साम्राज्य ब्रिटेन के कब्जे में आ गया। इस समय तक जियोनिज्म की भावना चरम पर थी। ये एक राजनीतिक विचारधारा थी जिसका उद्देश्य एक अलग और स्वतंत्र यहूदी राज्य की स्थापना करना था। इसी के चलते दुनिया भर से यहूदी फिलिस्तीन में आने लगे। 1917 में ब्रिटेन के विदेश सचिव जेम्स बेलफोर ने एक घोषणा की जिसमें कहा गया कि ब्रिटेन फिलिस्तीन को यहूदियों की मातृभूमि बनाने के प्रतिबद्ध है। साल 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ। इस युद्ध में ब्रिटेन को काफी नुकसान हुआ और अब वो पहले जैसी शक्ति नहीं रहा। इधर यहूदी फिलिस्तीन में आते रहे और दूसरे देशों ने ब्रिटेन के ऊपर यहूदियों के पुनर्वास के लिए दबाव डालना शुरू कर दिया। आखिरकार ब्रिटेन ने खुद को इस मामले से अलग कर लिया और ये मसला यूनाइटेड नेशन के पास चला गया, जो कि 1945 में ही बना था। 29 नवंबर 1947 को यूनाइटेड नेशन ने फिलिस्तीन को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक अरब राज्य और दूसरा हिस्सा बना इजराइल। यरूशलेम को यूनाइटेड नेशन ने अंतर्राष्ट्रीय सरकार के कब्जे में रखा। अरब देशों ने यूएन के इस फैसले को मानने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि आबादी के हिसाब से उन्हें कम जमीन मिली। दरअसल बंटवारे के बाद फिलिस्तीन को जमीन का आधे से भी कम हिस्सा मिला, जबकि बंटवारे के पहले करीब 90% जमीन पर अरब लोगों का कब्जा था। इसी के अगले साल इजराइल ने खुद को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया। अमेरिका ने फौरन एक देश के रूप में इजराइल को मान्यता दे दी। इसके बाद अरब देशों और इजराइल में कई युद्ध हुए। इजराइल ने हर युद्ध में अरब देशों को मात दी। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।